Hello students, today we will discuss your first chapter in SST जिसको हम सामाजिक शिक्षा के नाम से आपने देखा होगा, आपकी बुक में लिखा है सामाजिक शिक्षा। इसमें चैप्टर फर्स्ट है कब, कहाँ और कैसे। तो ये चैप्टर है हिस्ट्री का। अब सबसे पहले बात आती है कि इतिहास है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूर्व में घटित हुई घटनाओं के बारे में नॉलेज या जानकारी देता है या इंफॉर्मेशन देता है। तो आपकी बुक में जैसा सबसे पहले दिया गया है इतिहास का महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये पूछते हैं, व्हाई डू वी रीड हिस्ट्री, व्हाई डू स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ें, हम हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करें, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इतिहास के महत्व में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतिहास हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री से हमारे जो एंसेस्टर हुए, हमारे जो पूर्वज हुए, उनके बारे में नॉलेज मिलती है। सेकंड पॉइंट, उनकी क्या कस्टम्स थी, उनके बारे में नॉलेज मिलती है। वो किस टाइप का लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड यानी अपना जीवन स्तर से जीवन यापन करते थे, उसके बारे में नॉलेज मिलती है। वो किस तरीके का खाना खाते थे, उसके बारे में नॉलेज मिलती है। वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके से उनकी लिविंग स्टाइल थी, सारी चीजें उसके बारे में इतिहास से ही हमें नॉलेज या जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास के बगैर कोई भी व्यक्ति ये समझे कि मेरी पढ़ाई, मेरा अध्ययन कंप्लीट हो गया, तो वो अपने आप में गलती कर रहा है और उसका अध्ययन पूर्ण नहीं है। आपने देखा होगा कि 6 से लेकर के 8th तक या प्राइमरी से लेकर के 8th तक यानी यहां तक के सभी सब्जेक्ट्स के साथ हिस्ट्री को जोड़ दिया गया है। अगर हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो प्राइमरी के आफ्टर सेकंड जो मिडिल लेवल होता है, जिसको हम मैट्रिक लेवल कहते हैं, 6 to 8 वहां तक हिस्ट्री और सारे सब्जेक्टों को जोड़ा नहीं जाता। तो इतिहास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास से ही हमें अपने राजाओं के बारे में, इतिहास से ही हमें पूरा आदि मानव के बारे में और इतिहास से ही उसके रहने के स्तर के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होती है। तो इतिहास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इतिहास को डिवाइड किया गया है। अरे भाई इतिहास क्या होता है, इतिहास कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आया पूरा इतिहास एवं इतिहास। पूरा इतिहास, प्री हिस्ट्री एवं हिस्ट्री में क्या अंतर है। तो प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें मानव लिख नहीं पाता था, जिसमें मानव के पास लिखने का कोई साधन नहीं थे, कैसे लिखे, कैसे पढ़े, कैसे क्या करे। तो उससे पहले जिसका हमें लिखित ज्ञान प्राप्त नहीं है, जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, हम उससे पहले प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। यानी पाषाण का मतलब होता पत्थर, पत्थर युग से भी पहले के समय। इंसान कोई ऐसा तो नहीं कि आज ही पैदा हुआ और कल से उसका इतिहास बनने लगे, ऐसा नहीं है। ये जनरेशन बाई जनरेशन चलता आ रहा है और वो जो हमें लिखित में प्राप्त नहीं है, इतिहास से भी पहले की जानकारी और बैक में, सबसे बैक में चले जाएंगे, तो वो प्री हिस्ट्री माना जाता है, जिसका कोई हमें लिखित नॉलेज प्राप्त नहीं होती है। और जहां से हमें लिखित नॉलेज प्राप्त होने लगी है तो वहां से हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। तो ये इतिहास और पूरा इतिहास के बारे में अंतर है कि जब से हमें लिखित नॉलेज प्राप्त नहीं है, जिसके पीछे का और उसके आगे के समय को हम पूरा इतिहास कहेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, पत्थर युग भी कहा जाता है। पत्थर युग में लोग कहाँ लिखते थे, पत्थरों पे ही अपने खोद करके कुछ चिन्ह बना लेते थे, उनके पास लिखने की नॉलेज ही नहीं थी, इतनी नॉलेज ही नहीं थी, है ना। सबसे पहले तो उनको बोलने तक का वो नहीं था, अपना हिंट वगैरह जैसे एनिमल अपना बिहेव करते वैसे ही करते थे, है ना। तो उससे पहले और हमने उसके पहले भी चलाया था, पूरा इतिहास से भी पहले, पूरा पाषाण काल से भी पहले। उसके बाद इतिहास वहां से शुरू हुआ जहां से हमें लिखित नॉलेज प्राप्त होने लगी है। तो ये इतिहास
इतिहास को हम अगर बांटना है तो 3 युगों में बांट सकते हैं। एक प्राचीन युग जिसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं, एक पाषाण काल जिसको हम पत्थर युग कहते हैं, और एक मध्यकाल। दोनों को प्राचीन युग में जोड़ा जाएगा, पुरापाषाण और पाषाण काल को, फिर बीच में वो जोड़ा जाएगा मध्य युग, जो बीच का समय है वो मध्य युग हुआ, और फिर जोड़ा जाएगा आधुनिक युग। तो आधुनिक युग हमारे यहाँ लगभग अंग्रेजों के और राजाओं के समय से शुरू हुआ है ना। तो अभी हम और आप आधुनिक युग में रह रहे हैं। इस तरीके से इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, काल अवधि, यानी हिस्ट्री के समय को किस बेस पर डिवाइड किया गया है, इसकी ड्यूरेशन कैसी है, इसकी काल अवधि को किस बेस पर डिवाइड किया गया है, उसको कहते हैं काल अवधि। तो आपने देखा होगा एक कहावत थी अपने यहाँ, द सन नेवर सेट्स इन दी रेन ऑफ ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये कहावत थी, सुना होगा आपने कि अंग्रेजों के शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो ये वाली बात अगर मैं आपसे ये कहूं कि सूर्य अस्त नहीं होता है, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, तो मतलब साफ है। तो फिर ये कहावत भी गलत नहीं है। इसको आप समझेंगे कैसे? तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि अगर आप ग्लोब रखेंगे, ग्लोब तो जानते हैं, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ आवर अर्थ, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। तो अगर हम ग्लोब रखेंगे तो इंडिया में उनका शासन था, यहाँ सूर्य निकला हुआ है। इधर चले जाओगे अफ्रीका साइड में, उधर भी उनका शासन था, वहां पे भी सूर्य निकला हुआ है। जैसे जैसे अर्थ घूमती जाती थी, उनका शासन सभी कंट्रीज में था। जहां रात होती थी वहां पे भी उनका शासन होता था, और जहां दिन होता था उनका शासन वहां पे भी होता था। तो मैंने ये आपका एग्जांपल इसलिए दिया, इसका मेरा पर्पस ये है कि इसीलिए अंग्रेजों ने अपने कैलेंडर को इंपॉर्टेंस दिया, और अंग्रेजों ने हिस्ट्री के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और डिवीजन ऑफ टाइम है उसको इंपॉर्टेंस दिया। तो अंग्रेज किस धर्म को मानते? क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को। तो उन्होंने क्या किया? बिफोर क्राइस्ट, ये बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? दी बर्थ ऑफ दी, बिफोर दी बर्थ ऑफ दी क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसका मतलब है ईसा मसीह के ईसा पूर्व, हिंदी में आपके में लिखा हुआ है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, एडोडोमी। एडोडोमी का मतलब, ये एडी लिखा हुआ एडोडोमी, एडोडोमी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के पश्चात के समय को एडोडोमी कहते हैं। तो अंग्रेजों ने हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो वही जो अभी मैंने आपको एक प्रोवर्ब यानी कहावत सुनाई थी कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, और वही वर्ल्ड में माना गया, और आज भी लोग उसी को बेस मान करके चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश के नाम। अब अपनी इंडिया के नाम आपको मालूम होगा, हमारी इंडिया के कितने नाम हैं? नहीं मालूम तो मैं बताता हूं। नंबर 1, इस हमारी इंडिया के नामों की बात हो रही है, तो नंबर 1 इसका नाम है भारत। नंबर 2 इसका नाम है इंडिया। नंबर 3 इसका नाम है आर्यवर्त, क्या नाम है? और नंबर 4 हिंदुस्तान, है ना। अब नंबर 5 इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, 4 तो हो गए, और एक जम्बू द्वीप है, ये उसमें आता है, जम्बू द्वीपे। अच्छा, द्वीपे, जम्बू द्वीपे कहते हैं इसको, चलो संस्कृत में, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? भरतखंडे। भरतखंडे, ये 6 नाम दिए गए हैं। और जो हमारे इंडिया के जो 6 नेम दिए गए हैं, इनका अलग अलग नामकरण हुआ है। हमारे यहाँ जो भरतखंड और भारत, हमारे यहाँ एक राजा भरत हुए थे, उनके नाम से ये भारत नाम पड़ गया था उस समय, है ना। इंडिया नाम क्यों पड़ा? इंडिया में आपने देखा होगा जो हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो भी इंडिया ही था जब इंडिया इसका नाम पड़ा था। तो
इंडस नदी से, किससे पढ़ा है? इंडस, INDUS। कहने का मतलब क्या हुआ, जो इंडस रिवर है जिसको हम सिंध नदी कहते हैं, तो सिंध नदी के इधर उधर के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया और इससे इंडस से इंडिया का जन्म हुआ और उस कंट्री को, उस देश को, उस क्षेत्र को इंडिया कहा जाने लगा। अब बात आ रही है आर्यवर्त की। तो आर्यवर्त के बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि यहाँ सबसे पहले आर्य आए थे, ये अंग्रेज और उससे पहले जो डच आए थे, है ना, उससे पहले फ्रेंच भी आए, डच आए, डेनमार्क, स्पेन, बहुत सारे यूरोपियंस आए थे और उससे पहले आर्य भी आए थे। तो आर्यों के रहने वाली जगह को आर्यावर्त कहा गया। तो आर्यावर्त कह लीजिए चाहे आर्यावर्त कह लीजिए, इसको यह है आर्यावर्त, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान। वर्ल्ड में हिंदुस्तान नाम इसलिए इसका फेमस हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू इसी कंट्री में रहते हैं, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और जम्मू द्वीप यानी जम्मू द्वीप, आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसको जो हमारा हिमालय के साउथ में पड़ता है, इसलिए इसका नाम जम्मू द्वीप यानी जम्मू से इसका नाम पड़ा है। और ये भारत और भरतखंड यानी भारत के राजा भरत के रहने वाली जगह को भारत या भरतखंड के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से हमारी इंडिया के 6 नाम हैं और ये भारत, इंडिया, आर्यवर्त और हिंदुस्तान, ये तो फेमस हैं। और ये जम्मू द्वीप, भरतखंड, ये संस्कृत की भाषा में यूज किए जाते हैं पत्रावाली में, तो इसलिए मैंने इनको भी बता दिया, वरना आप 4 नाम तो पक्के से अच्छे से याद ही रखो। इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत उनको कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस उनको कहते हैं जो हमें जमीन से या पुराने जमाने के, पुराने समय की जो चीज प्राप्त होती है उनसे, है ना। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या है? स्मारक है, किसी की स्मृति में बनाया गया, जैसे ताजमहल है, मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया, उससे हमें जानकारी मिलती है शाहजहां के बारे में। पुरातत्व शास्त्र, ये एक जैसे हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसी तरीके के एक सब्जेक्ट ये पुरातत्व शास्त्र, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पुरातत्व की पढ़ने की, समझने की नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, सिक्के, उस समय कौन सी करेंसी चलती थी, किस टाइप के सिक्के चलते थे? तो मेरे पास भी कुछ सिक्के ऐसे रखे जो कॉपर के हैं, बीच में उनमें होल है, जैसे वो लगाते हैं नट पे, वो लगाते हैं बार, उसी टाइप का, है ना, होल वाले। तो फिर भी आए, सिंपल वाले आए, फिर चांदी के आए, बहुत टाइप के सिक्के आ चुके हैं। तो सिक्कों से भी हमें जानकारी मिल जाती है। रानी विक्टोरिया का अंग्रेज थे अपने यहाँ, तो रानी विक्टोरिया का सिक्का चलता था, वो भी है चांदी का। फिर कला वस्तुएं, उस समय किस तरीके की कला चलती थी, कला से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो वो कला वस्तुओं से भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज्यादेश एवं शिलालेख, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास कहां से शुरू हुआ है? इतिहास वहां से शुरू हुआ है जहां से लिखना शुरू हुआ है। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ रामायण, महाभारत और पुराने चंद्रकांता नाटक आता था, बहुत सारे टीवी पे सीरियल आते थे, तो उनपे जो लेटर लिखे जाते थे, जो राजाओं के आदेश लिखे जाते थे, वो इस टाइप का कपड़ा होता था और एक मोर के पंख से इंक लगा करके उस पर लिखा जाता था, है ना। तो वो जो लिखा जाता था फिर उसको भेजा जाता था, तो वो कौन ले जाता था? संदेशवाहक, मैसेंजर। तो वो राज्यादेश कहलाता था। राज्यादेश जब दूसरे देशों को भेजते थे तब भी राज्यादेश यूज करते थे, अपने देश में आयात ऑर्डर करते थे तब भी राज्यादेश। तो राज्यादेश राज्यों के आदेश यानी राजा का आदेश। शिलालेख, पत्थरों पे लिखवा करके भी पता लग जाता। आपको मालूम होगा आपके नोट पर, और हमारी भारत सरकार का एक पॉइंट है, हमारी भारत सरकार का एक पॉइंट है, तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अशोक स्तंभ से, जैसे अपने यहाँ राजा अशोक हुए थे तो उससे लिया गया है। अब देख लीजिए, ये देखो 1 पैसा है, 1 पैसा अब नहीं चल रहा है, लेकिन पहले चलता था, 1 पैसा भी चलता था, 1 आना 2 आना भी कहते थे। ये 1 पैसा है जिसमें भी एक चित्र बना हुआ है, और ये कॉपर का पैसा है, और ये कितना है इसमें तो लिखा भी नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों में क्या आता है? धार्मिक साहित्य,
धार्मिक साहित्य में आपने देखा होगा वेद आते हैं। अपने यहाँ वेद कितने? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद हो गए। 18 पुराण और बहुत सारे रामायण, महाभारत, पुराण शरीफ, बहुत सारे जो हमारे वेद हैं और पुराना साहित्य जो हम लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है और उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात आती है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होता है? लौकिक साहित्य कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं, जैसे आप वेद व्यास को मान लीजिए, उन्होंने धार्मिक साहित्य लिखा है, हमारा महाभारत लिखा हुआ है, तो वो ऋषि मुनि टाइप के थे, उनके पास स्पेशल टैलेंट था, तपस्वी थे, तो वो अपने आप को आध्यात्मिकता में ले जाते थे, इसको समाधि में ले जाते थे। समाधि मतलब ये होता है कि मर जाए, समाधि का मतलब होता है प्राणायाम के थ्रू अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल ले जाना। और समाधि में किसी भी व्यक्ति की बॉडी खराब नहीं होती है। जिस तरीके से च्यवन प्रयास का जन्म हुआ है च्यवन ऋषि के, उसके माध्यम से च्यवन ऋषि की बॉडी पर भी दीमक ने मिट्टी लगा ली थी, तो उसमें एक आंख लगा दी थी, एक लड़की ने, राजा की लड़की ने आंख में वो डाल दिया था लकड़ी, तो उससे आंख में से खून आने लगा, तो लड़की एकदम चौंक गई और ब्लड देख करके घबरा गई, तो उसने मिट्टी हटाई तो देखा था उसमें ऋषि थे बहुत देर से दुर्बल हो गए थे, तो उनके पैरों से पड़ गई और बोली मैं आपके साथ ही शादी करूंगी, प्रभु मैंने आपके ऐसे साथ बहुत अन्याय किया है। तभी च्यवन ऋषि ने च्यवन प्रयास यानी जंगल से बहुत सारी जड़ी बूटियों को बनाकर के च्यवन प्रयास बनाया और च्यवन प्रयास खा करके ऋषि यंग हो गए थे, तब उसके साथ शादी हुई थी। तो इस तरीके से धार्मिक साहित्य है। तो वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इस टाइप के तपस्वी ऋषि मुनि होते थे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत से वैसे होते थे, तो उन्हें लौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लौकिक ज्ञान का मतलब क्या है? पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी लिखा है, इसी टाइप के और लोगों ने और भी टाइप के ग्रंथ लिखे हुए, और ये विशाल दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। इस टाइप की जो रचना है जिनसे हमें लौकिक जानकारी प्राप्त होती है, वो आते हैं लौकिक साहित्य, और इन चीजों से भी हमें साहित्यिक स्रोत से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशियों के वृत्तांत। विदेशी, जैसे आपने सुना होगा मार्को पोलो, कभी सुना हो? नहीं सुना हो तो पढ़ेंगे, आप आगे तक सुनेंगे। मार्को पोलो वेनिस का इटली में, वेनिस से अपने पापा निकोलो पोलो, अपने अंकल मबियो पोलो के साथ वेनिस से चला था और बीजिंग तक आने में उसको 4 वर्ष लगे थे। 4 वर्ष के बाद जब वो वहां से चला था तब उसकी एज थी 21 ईयर्स, 21 वर्ष, है ना। 4 वर्ष के बाद वहां पर आकर के उसने चाइनीज भाषा को सीखा और इधर की भाषा को सीखा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। फिर उसके समय के राजा वहां पे कुबली खान थे, उनके यहाँ वो नौकरी करने लगा, है ना। तो जब वो लौट के गया तो 21 ईयर्स के बाद गया, 22-23 वर्ष के बाद गया, तो 21 वर्ष का बालक, और जब वो लौट के गया 20-22 वर्ष के बाद, तो वहां कितने वर्ष का हो जाए? 43 ईयर्स, है ना। तो इतने लंबे समय के बाद जो लौट के गया तो लोगों ने उसको बिलीव ही नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो विदेशियों के वृत्तांत हमारे यहाँ भी, जैसे मेगास्थनीज आए, पायन आए, बहुत सारे राजाओं के समय बहुत सारे विदेशी आए, तो उन्होंने जो अपनी यात्राएं की किस टाइप से की, कैसे की, पैदल की थी, उन्होंने क्या क्या फील किया, क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, उस तरीके से उनके साहित्यों से भी, उनके वृत्तांतों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।